हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 जून 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स आज हम जानेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों न्यूज़ में है। जब से सुशील चंद्र को एज ए CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया, एलिवेशन किया गया, तब से इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है, पोजीशन है, वो वैकेंट थी। अब नए इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, उनको हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो इसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम स्टार्टिंग से बेसिक फैक्ट से स्टार्ट करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस के लिए एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करती है, रिस्पॉन्सिबल है। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमारे इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब के अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिस हैं उनके भी इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, उसकी पावर के बारे में, उसके मेंबर कितने होंगे, इलेक्शंस के बारे में बात करता है पार्ट 15। पार्ट 15 के आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। इसी को फॉलो करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए ही 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया। आर्टिकल 324 बोलता है कि हमारे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा जो काम करेगा किसका, इलेक्शन करवाने का। ठीक है। आर्टिकल 325 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन, मतलब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसको रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पर इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 326 ये बात बोलता है कि एडल्ट सफ्रेज के आधार पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हैं या फिर हाउस ऑफ द पीपल की जो इलेक्शन है उसमें जो भी 18 साल या उससे ज़्यादा के एज वाले लोग हैं उन सबको इसमें सम्मिलित किया जाएगा और उनको वोट डालने का अधिकार है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखो, ओरिजिनली 25 जनवरी 1950 को जब इसको एस्टेब्लिश किया गया ECI को, उस समय ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। बाद में 1989 की बात है, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसके बाद में ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। तो ये लेकर के प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल मेंबर बॉडी है या स्टार्टिंग में सिंगल मेंबर बॉडी थी। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इस कमीशन का जो सेक्रेटरीट है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा स्टेट लेवल का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो IAS रैंक ऑफिसर होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है, 6 साल या फिर 65 साल, जो भी ये पहले जो भी गेन कर ले उसके अकॉर्डिंग इनका टेन्योर होता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को जो भी स्टेटस, जो भी सैलरी, जो भी पक्ष मिलते हैं, सेम स्टेटस, सेम पक्ष, सेम सैलरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं उनकी होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, सेम उसी तरीके से इनको भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। देखो, अब इनका रिमूव कोई प्रोसीजर हम देख लेते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ किया गया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ प्रेसिडेंट के अलावा किसी के लिए भी नहीं यूज़ किया गया है। सबके लिए रिमूवल वर्ड यूज़ किया गया है। ये बात आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखनी है। जैसे
हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करते हैं तो इम्पीच करने के लिए 2/3 मेंबर्स होने चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउसेज की उसके 2/3 मेंबर्स, स्पेशल मेजोरिटी इसको बोलते हैं। और ये स्पेशल मेजोरिटी इसके अलावा कहीं भी यूज़ नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं उनको हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग और मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इससे आप रिमूव उनको कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड कैग को हटाने के लिए, जजेस को हटाने के लिए, सुप्रीम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। तो अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाता है कि उनको इम्पीच्ड किया जाता है तो ये गलत हो जाएगा, उनको रिमूव किया जाता है ना कि उनको इम्पीच्ड किया जाता है। सबसे पहले फंक्शंस की सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा कि ये लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के इलेक्शन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिसेज हैं उनके इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। जब भी जो इलेक्शन है उनका शेड्यूल क्या होगा, किस समय बनाए जाएंगे, कब वो इलेक्शन होंगे, इन सब के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारी इलेक्टोरल रोल है उसको प्रिपेयर करने का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो हमारा होता है उसको प्रिपेयर करने का काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन देता है, उनको जो इलेक्शन सिंबल होते हैं वो उनको प्रोवाइड करता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा हमने। इलेक्शन में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको भी इशू करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब कब तक चुनाव प्रचार प्रसार होगा, किन किन चीज़ों को अलाउ करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब कुछ जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। इसके अलावा जो कैंपेन का में कितना खर्चा होना चाहिए, कितने पर कैंडिडेट को कितना एक्सपेंडिचर करना है, ये सब कुछ की जो लिमिट है वो भी करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है उसमें कमीशन एक एडवाइजरी जुडिडिक्शन का भी काम करता है। मतलब इलेक्शन हो गए, जो सिटिंग मेंबर्स हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, उनको किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर वो किसी इलीगल वर्क में इन्वॉल्व हैं तो उसमें एक एडवाइजरी जुडिडिक्शन का रोल प्ले करता है ईसीआई। तो ये हमने ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक फैक्ट्स गेन किए। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, एंश्योर नो ब्रेक इन स्टडीज़ ऑफ चिल्ड्रन हिट बाई पेंडेमिक। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी स्टेट हैं, यूटीज़ हैं, उनको बोला है, उनको ऑर्डर दिया है कि आपको ये इंश्योर करना है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो चिल्ड्रन ऑर्फेंड हो गए थे उनकी एजुकेशन में कोई भी ब्रेक ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने अमिकस क्यूरियाई का ये जो सजेशन है उसको एक्सेप्ट किया है। अमिकस क्यूरियाई क्या होते हैं? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। मतलब किसी भी पोजीशन के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब कोई सलाह देता है, कोई आपको किसी लॉ के ऊपर कोई सलाह दे रहा है, वो होता है एमिकस क्यूरियाई, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। एक एडवोकेट उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट को कि आप ऑर्डर करो स्टेट गवर्नमेंट यूटी को कि मान लो कोई बच्चे की पेरेंट्स की डेथ हो गई है और वो कोई स्कूल में पढ़ रहा था, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, तो कम से कम नेक्स्ट 6 मंथ तक उसकी स्टडी उसी स्कूल में चलती रही, वो इफेक्ट ना हो, डिसकंटिन्यू ना हो, लैक ऑफ फंड्स एंड फैमिलीज केयर की वजह से। मतलब पैसा नहीं है इसलिए उसको स्कूल से ना निकाल दिया जाए, कम से कम 6 महीने तक तो उसको वहाँ रखा जाए। 6 महीने तक कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पहले ही बोल चुकी है कि जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा पैसा खर्च किया जाएगा, गवर्नमेंट ने उनके लिए फ़ंड भी क्रिएट किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो भी बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन कैसे करना है, उन चिल्ड्रन की जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इसके अलावा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनकी स्पेशल केयर, इन सब को लेकर के, और इसमें भी स्पेशल जो गर्ल चाइल्ड हैं उन सब को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो इश्यूज हैं इनको भी एग्जामिन करने की आवश्यकता है। इन सारे इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट अपनी नेक्स्ट हियरिंग जो 27 जून को है उसमें सम्मिलित करेगा। तो देखो ये जो जुडिशरी है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जुडिशरी ने क्या क्या वर्क किया वो इन सबको आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा जुडिशरी ने क्या बोला था कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई थी, इन सब के लिए भी जुडिशरी ने इंटरवेंट किया था कि
जो प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी पेशेंट की डेथ हो रही है कोविड की वजह से, तो जिम्मेदारी है स्टेट की कि वेलफेयर जो स्टेट प्रोवाइड करे सभी पॉपुलेशन को। तो ये देखो जुडिशरी ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है और मेंस आंसर राइटिंग में इसका यूज किया जा सकता है कि जुडिशरी का क्या क्या रोल रहा कोविड से निपटने के लिए। तो ये पॉइंट्स आपको फोल्डर पॉइंट्स हैं, इनको आपको एक जगह इकट्ठा करना है कि जुडिशरी ने क्या रोल किया है। आप एक पेज मेंटेन करो अपने रजिस्टर में जिसमें आप अपने करंट अफेयर्स को राइट डाउन करते हो। उसमें आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट जो डाटा होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ डाटा आए कि इतने जो फार्मर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, एग्रीकल्चर में इतना पानी कंज्यूम होता है, ये सारे डाटा आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा एक जगह रख लो, इंडस्ट्री से रिलेटेड डाटा एक जगह लिख लो, जो वीमेन है उनसे रिलेटेड डाटा एक जगह लिख लो, चाइल्ड से रिलेटेड डाटा एक जगह लिख लो। तो ये सारे डाटा जब अलग अलग पेज पर सेम टॉपिक से रिलेटेड डाटा रहेंगे तो बार बार रिवाइज करने में आपको इजी होगा। इसके अलावा उन डाटा को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आपको वो डाटा रखने हैं, आपको अपना सिलेबस उठाना है, सिलेबस में GS1 से GS4 तक, इसके अलावा ऐसे में आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए उनमें किस तरीके से पुट किया जा सकता है इन डाटा को। देखो ये माइंड जब आप पहले प्रिपरेशन के दौरान लगाओगे ना तभी ही इजीली आप वहाँ पर 7 मिनट में एक आंसर लिखना होता है मेंस में, तो वो आंसर तभी आप लिख पाओगे जब आप पहले से प्रिपेयर माइंड में रखोगे कि इस डाटा को मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कोविड को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने 44 करोड़ जो कोविड-19 वैक्सीन डोजेज हैं उनका फ्रेश ऑर्डर दे दिया है। पहले भी हमने कल भी डिस्कस किया, हमारे PM ने जो अनाउंस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ही वैक्सीनेशन का जो भी प्रोग्राम है उसको अप्लाई करेगी। नेक्स्ट न्यूज नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ है। नॉर्थ ईस्ट में वैक्सीनेशन नहीं लिया जा रहा था लोगों के द्वारा, तो वहाँ के एक IAS ऑफिसर उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया है। उन्होंने बोला कि 45 साल से एज के ज़्यादा लोग जो भी वैक्सीनेशन अपने ऊपर अप्लाई करवाएंगे उनको फ्री राइस ऑफर किया जाएगा। अब उनका ये काम कर गया, ये आइडिया हिट कर गया और अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने अपने ऊपर वैक्सीन लगवाई। तो इस तरीके से देखो किसी भी तरीके से जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है। इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी चीज़ को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं ना वो आपके यूज हो सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी कोई पॉइंट आए उसमें आप यूज कर सकते हो इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट न्यूज है न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, रेंगमा नागाज डिमांड ऑटोनोमस काउंसिल। ये रेंगमा नागाज क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आसाम की एक ट्राइब है और ये जो ट्राइब है वो कोशिश कर रही है कि उसको क्या दिया जाए, उसको ऑटोनोमस काउंसिल बनाने की वो डिमांड कर रही हैं। अब ये ऑटोनोमस काउंसिल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शेड्यूल बनाई गई है। स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थी और प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल है। शेड्यूल क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट जिसको आप स्पेशल एलोबरेशन की आवश्यकता है कि उसको अच्छे से एलोबरेट करके समझाया जाए, उसको समझाने के लिए ये शेड्यूल बनाई गई थी। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 उसमें बताया गया है कुछ स्पेशल एरिया के लिए, ताकि वो जो ट्राइबल एरिया है उसको अच्छे से अपग्रेड किया जा सके। शेड्यूल 5 में इंडिया के जो 9 स्टेट्स हैं उनमें जो ट्राइब्स हैं उनकी मेजॉरिटी के लिए शेड्यूल 5 बनाई गई है। और शेड्यूल 6 में हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला स्टेट है जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ये आते हैं, इन सब के लिए 6 शेड्यूल में जो भी कम्युनिटीज़ यहाँ पर आती हैं उनको कुछ ऑटोनॉमी दी गई है। अब इसी तरीके की ऑटोनॉमी मांग कर रहे हैं रेंगमा नागाज। रेंगमा नागाज ने बोला कि हमें, जब हम आसाम में थे और जब नागालैंड अलग से बनाया जा रहा था उस समय हमारे को ना तो असम में ढंग से रखा गया ना नागालैंड में ढंग से शिफ्ट किया गया, और हमें हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए
जो ऑटोनोमस काउंसिल है वो बनाने की आवश्यकता है। अब ये जो ऑटोनोमस काउंसिल क्या होती है, इनको कुछ छूट दी जाती है। इसमें ज़्यादातर कुछ लोग तो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा एडल्ट सफरेज के आधार पर इसमें जो भी इस काउंसिल में जो मेंबर होते हैं वो स्पेशल उसी ट्राइब से रिलेटेड होते हैं। तो जब ट्राइब से रिलेटेड होंगे तो उस ट्राइब के लिए जो भी काम होता है, जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वर्क होता है, उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया एंड स्वीडन के बीच में कुछ हमारे जो यहाँ देखो, इंडिया और स्वीडन के बीच में डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के कुछ टाइज हुई हैं। इसमें हम हमारी जो टेक्नोलॉजी है, को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट इंडियन इंडस्ट्री को, उसमें हम स्वीडिश इंडस्ट्री के साथ में शेयर करेंगे। उनकी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट लाइकली टू बिगिन इन जुलाई मिनिस्टर। मानसून सेशन है वो पार्लियामेंट का जुलाई में स्टार्ट हो सकता है। ये तो जनरल नॉलेज की बात हो गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि कितने सेशन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल एक बात बोली गई है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये तो ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि हमारे इंडिया में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है, टेक एक्शन अगेंस्ट इलीगल अडॉप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, देखो ये जो न्यूज़ है वो इसलिए न्यूज़ में आई थी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ऑर्फन बच्चे हैं उनकी फ़ोटो को सर्कुलेट किया जा रहा है प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा, और बहुत सारे एनजीओ भी इलीगल तरीके से इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेंडेमिक की वजह से ये बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, इनको आप अडॉप्ट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इलीगल तरीके से अगर आप बच्चे अडॉप्ट कर रहे हो तो ये गलत है, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जब तक आप एक रजिस्टर्ड फर्म जैसे कि कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसके तहत आप बच्चे को नहीं अडॉप्ट करोगे, उसके अलावा अगर आप कारा के तहत बच्चे को अडॉप्ट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कारा क्या है। कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका काम ये है कि जब भी कोई भी इंडियन चिल्ड्रन है उसके अडॉप्शन के लिए नोडल एजेंसी है। इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन में जो भी काम होता है उसको रेगुलेट करना, उसको मॉनिटर करने के लिए कारा अथॉरिटी है, कारा बॉडी है। देखो हेग कन्वेंशन हुआ था। हेग कन्वेंशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। 1983 में एक हेग कन्वेंशन हुआ था। अब हेग कन्वेंशन क्या है कि जो भी बच्चे जिनको अपने हैबिचुअल रेजिडेंस से बाहर करके उनको एब्डक्ट कर लिया गया, उनको वहाँ से निकाल दिया गया, तो उन बच्चों के राइट्स को प्रॉपर तरीके से उन बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास वापस भेजा जाए। जिनको भी अब्डक्शन किया गया है उनको सिक्योर प्रोटेक्ट किया जाए, इसी के लिए 1983 में हेग कन्वेंशन आई थी। ये जो हेग कन्वेंशन है वो 16 साल से जो एज के बच्चे हैं, कम बच्चे, उनके ऊपर अप्लाई होती है। तो उसी को फॉलो करते हुए इंडिया ने 2003 में इंडिया ने हेग कन्वेंशन को रेटिफाइड किया था, और उसी के आधार पर हेग कन्वेंशन के जो भी प्रोसीजर है उसको अप्लाई करने के लिए कि अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन थ्रू इट्स एसोसिएटेड रिकॉग्नाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज, इनको प्राइमली डील करने के लिए ही कारा को बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, देखो जब हमारे पीएम ने अनाउंस किया हमारे इंडिया को, तो उन्होंने ये बोला कि वैक्सीन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं उनके लिए 25% जो एरिया है वो प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए रख दिया गया। तो गवर्नमेंट के लिए ये बोला गया है कि गवर्नमेंट कैप डिसाइड करे कि प्राइवेट हॉस्पिटल को आपने दे तो दिया, जिम्मेदारी दे दी आपने कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी भाई क्या लगाएंगी, वैक्सीन देंगी, तो उसके लिए आप कैप डिसाइड करो, प्राइस डिसाइड करो कि कितने में वैक्सीन दी जानी है। नेक्स्ट न्यूज है, देखो आसियान कंट्रीज़ के साथ में चाइना के रिलेशन हमने देखा था कि चाइना कोशिश कर रहा है कि आसियान के साथ में उसकी स्ट्रेटजी बनी रहे, क्योंकि ना जो क्वेड ग्रुप है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो उसने आसियान कंट्रीज़ के लिए चाइना ने बोला है कि मैं जो भी वैक्सीन को लेकर के जो भी सपोर्ट चाहिए वो मैं करने के लिए आपको तैयार हूँ। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।